हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम इसके आधे क्वेश्चन कराएंगे और इसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करना है। पहला टॉपिक क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। स्टूडेंट्स ध्यान ये रखिए कि वीडियो पूरा देखें, आराम से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और एक एक पॉइंट समझें, एक एक क्वेश्चन समझें, तब जाकर अपने आप भी हल करने का प्रयास करें, तब बात बन सकती है। इससे पहले अधूरा ज्ञान होगा जो कि घातक होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो दो शून्येतर सदिशों, शून्येतर का मतलब होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों में से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है, का अदिश गुणनफल क्या होता है? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी के परिमाण की गुणा, और गुणा कोस थीटा। तो यहाँ से जो कोस थीटा है वो इस प्रकार से आ सकता है, क्योंकि यहाँ इसे छोड़ा तो फिर ये दोनों इसके नीचे जाएंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण। तो कोस थीटा की ये वैल्यू यहाँ से आ जाती है। अब यहाँ जो थीटा है, ये थीटा क्या है? तो ये वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण है। और ये जो थीटा होता है ये या तो जीरो होगा या पाई होगा, या इन दोनों के बीच का ही होगा। पाई मीन्स 180 डिग्री, जीरो और 180 डिग्री के बीच में ये थीटा होता है, अथवा 0 180 भी हो सकता है। तो ये भी एक कंडीशन इसकी रहती है। परीक्षण की बात करते हैं, इस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो भी आएगा वो एक वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत होंगे। इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि वेक्टर ए लंबवत वेक्टर बी के होगा कब? जबकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट जो होगा वो 0 होगा। फिर देखो, यदि थीटा 0 कर दिया जाए, थीटा 0 करने से यहाँ क्या बन जाएगा? कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब दिस इंटू दिस ओनली। तो देखो यही लिखा हमने। अगर दोनों ही सदिश बराबर हो जाएं, वेक्टर ए वेक्टर बी भी वेक्टर ए हो जाए, तो दोनों का डॉट क्या किसके बराबर आएगा? वेक्टर ए के परिमाण के वर्ग के। एक कंडीशन ये भी है। इन सबको आप आराम से ध्यान से समझते जाएं। थीटा यदि पाई है मतलब 180 डिग्री है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस की वैल्यू आएगी परिमाण में, माइनस वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण। यदि फिर यहाँ भी ये कंडीशन बन जाए कि दोनों सदिश सेम हो जाए, तब दोनों वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये कंडीशन हुई, तो इन दोनों को भी ध्यान रखना है। फिर देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे इंटू बी, इसको कह सकते हैं आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के इक्वल टू 1 होता है। अगर सेम सेम है तो 1 होता है। यदि डिफर है, आई जे है, जे के है या के आई है, तो उनकी गुणा हमेशा 0 होती है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, जब गुणनफल की बात आएगी तो फिर इनकी जरूरत पड़ेगी। दो शून्येतर सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा, मैंने अभी बताया था कि कोस थीटा जो होता है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के अपॉन के बराबर होता है। ठीक है, ये भाग में आ जाते हैं परिमाण। तब थीटा क्या बनता है? तो कोस उधर जाके कोस इनवर्स हो जाता है और ये पूरी वैल्यू अंदर रह जाती है इसके एंगल में। क्रम विनिमयता का गुण होता है इसमें। अपना ऑर्डर जो सीक्वेंस है वो चेंज की जा सकती है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, कई जगह पड़ेगी, ध्यान से समझना कहाँ पड़ेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, देखो वेक्टर ए को हम a1i a2j और a3k यदि मानते हैं, और वेक्टर बी को b1i b2j और प्लस b3k मानते हैं, तब इनका जो गुणा होगी, वो जो गुणनफल होगा वो a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि a1i की b1i में गुणा करके ही a1b1 तो ये आया,
बट जब इसकी इसमें भी करेंगे B2 में तो A1 B2 क्यों नहीं आया, तो बिल्कुल सही सोचोगे आप, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि I और J भी तो होगा, और I J की जहाँ मल्टीपल होगी वो 0 हो जाएगा। तो फिर यही 3 वैल्यू आएंगी, इसकी इससे ये, इसकी इससे ये, और इसकी इससे ये, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो कोस थीटा ये वैल्यू हमें पता ही है, इसकी वैल्यू भरो, वेक्टर ए की जगह इसको लिखेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर डॉट वेक्टर बी, तो ये वैल्यू भर देंगे यहाँ। फिर वेक्टर ए का परिमाण ये आ जाएगा, देखो इसके हिसाब से इन तीनों का वर्गों का योग, और वेक्टर बी का तीनों के वर्गों का योग ये भी आ जाएगा। तो अगर कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये भी हम लिखेंगे। देखिए फिर अल्फा यदि कोई एक अदिश राशि है और उस अदिश राशि के वेक्टर ए में गुणा है, तो यहाँ भी एक क्रम विनिमयता होती है, या एक क्रम विनिमयता भी नहीं कहेंगे अगर, तो फिर इस अदिश राशि की क्रम विनिमयता कह सकते हैं। ये अल्फा पूरे बाहर भी हो सकता है, या यही अल्फा बी वेक्टर बी के साथ में आए तो सेम वैल्यू रहेंगी तीनों की इस कंडीशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है यहाँ पे, ये होगा किसी रेखा पर प्रक्षेप, इस प्रकार से इसको हम डिनोट कर लेते हैं। ये एक वेक्टर हुआ, ये लाइन हुई एल, ठीक है, और वेक्टर हुआ ए बी। ये इस सदिश का, इस वेक्टर का इस रेखा पर प्रक्षेप क्या होता है, तो वो हम निकालेंगे। देखो कैसे, वेक्टर बी का वेक्टर ए, वेक्टर बी पर वेक्टर ए का प्रक्षेप जो होता है वो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का परिमाण ये होता है। या इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे को यूनिट वेक्टर बी, ये भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर भी निकालते हैं तो इसी मेथड से निकालते हैं। तो अगर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो प्रक्षेप हम ज्ञात कर लेंगे, अथवा अगर यूनिट वेक्टर ही दे दिया तब भी ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रम से इतने हैं। परिमाण देखो क्या होता है, ये परिमाण दिया है वेक्टर ए का, और ये परिमाण दिया है वेक्टर बी का, और डॉट भी दिए हैं। ए और बी के बीच का कोण चाहिए, तो हमें चाहिए cos थीटा, बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण। तो ये आया है √6 और ये हैं √3 गुणा 2। देखो इसको ऊपर वाले को तोड़ें तो √3 गुणा √2 लिख सकते हैं, नीचे है √3 गुणा 2, ये भी कट गया। अगर अब नीचे वाले को 2 को तोड़े तो √2 गुणा √2 में तोड़ सकते हैं, तो ये 1/√2 हो गया। अब यहाँ से कोस थीटा जो आया है वो 1/√2 आया है, जो कि वैल्यू होती है कोस π/4 की, तब थीटा यहाँ से π/4 आ जाएगा। तो अब हमें ये चीज़ पता लग गई कि इसका कोण कितना है, तो π/4 है, या 45 डिग्री भी आप इसको लिख सकते हैं डिग्री में। नेक्स्ट, सदिशों, दो सदिश दिए हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए वेक्टर ए हम इसको ले लेंगे i - 2j + 3k, वेक्टर बी 3i - 2j + k। तो किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम निकाल के रख लेंगे। वेक्टर ए का परिमाण हमें चाहिए, तो 1² + -2² + 3² = 1 + 4 + 9 = √14, ये भी आ गया। वेक्टर बी का परिमाण भी हमें चाहिए होगा, तो 3² - 2² + 1² बराबर 9, 4, 1, 9, 4, 13 और 1, 14, ये भी आ गया। इतना ही। और हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें चाहिए, तो i - 2j + 3k इंटू 3i
-2j प्लस के। देखिए आई की इसमें गुणा करेंगे तो 3 आएगा केवल, -2 की -2 में +4, 3 की 1 में 3, तो ये हुआ 3 4 7 3 10। तो अब cos थीटा निकाल देंगे, बस सारी वैल्यूज हमने ज्ञात कर ली हैं। तो अब इसमें कोई ऐसा समय आपका नहीं लगेगा। देखो इसकी जगह 10 लिखेंगे और इन दोनों की जगह √14 गुणा √14 लिखेंगे, जो कि 14 आ जाएगा। 2 पंजे 2 सत्ते, 5/7 आया है cos थीटा। तो यहाँ से थीटा जो आएगा वो cos इनवर्स 5/7 आ जाएगा। cos को हम दूसरी ओर ले जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो देखिए जब हम इसका डॉट निकाल रहे थे तो आई की आई में ही गुणा, जे की जे में ही, के की के में ही, मतलब इसके अदिश फैक्टर में ही गुणा, इस प्रकार से करते रहे। बाकी में अगर करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आई की जे में करेंगे तो -2 आई जे की वैल्यू तो फिर वो 0 हो जाती है। तो सीधा सीधा गुणा आई की आई में, जे की जे में, के की के में, ये करना होता है। नेक्स्ट पे आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। सदिश वेक्टर ए हम इसको मान लेंगे आई प्लस जे, वेक्टर बी आई माइनस जे। तो ए पर बी का प्रक्षेप हमें चाहिए। तो ए पर बी का ए पर प्रक्षेप, सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। इसकी जगह लिखेंगे आई प्लस जे, बी की जगह लिखेंगे आई माइनस जे। ठीक है, ये हुआ। और अपॉन में रूट में 1² प्लस 1², तो ये हो जाएगा आई के आई में गुणा करेंगे 1 और -1 और अपॉन में √2, तो ये हो जाएगा 0/√2 यानी कि 0। तो ये प्रक्षेप ज्ञात हो गया। देखिए काम कर लेते हैं। ये जो ए है इसे माइनस मान लेंगे, ये वाला, क्योंकि, और इसको बी को मान लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा और ये फिर प्लस रहेगा, ये भी नीचे प्लस रहेगा। बाकी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो शब्द है, शब्दावली है, इसको समझना होता है कि किसका किस पर प्रक्षेप चाहिए, किसका किस पर प्रक्षेप चाहिए। तो जिस पर प्रक्षेप होता है वो यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ समझेंगे। और ये एक सदिश, ये दूसरा सदिश है। तो अगर हम इसे वेक्टर ए कह रहे हैं, आई प्लस 3j प्लस 7k, इसको वेक्टर बी कह रहे हैं दूसरे वाले को, तो फिर ये समझना होता है कि किस पर कह रहा है। इसका इस पर कह रहा है, मतलब ए का बी पर कह रहा है प्रक्षेप। तो मैंने आपको बताया है कि जिस पर कहे वही, उसी का परिमाण हमें आवश्यक होता है। ये सूत्र बनता है। तो देखिए आई प्लस 3j प्लस 7k इंटू 7i माइनस जे प्लस 8k अपॉन में इसी का परिमाण 7² माइनस 1² प्लस 8²। देखो गुणा करो, 1 के साथ में 7, 3 की -1 में -3, 7 की 8 में 7 8 56, अपॉन में 49 प्लस 1 प्लस 64, 7 में से 3 गए 4, 56 और 4 हो गए 60, और अपॉन में सारा जोड़ कर देखेंगे तो 114 आएगा। इसलिए आपका आंसर आ गया। बस और क्या करना है इसमें, कुछ नहीं। अगर सरल हो सकता है तो कर लो इसको, सरल नहीं हो सकता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया आपका। बस इन शब्दों का ध्यान रखना है कि बी पर कहे तो फिर बी, वेक्टर बी ऊपर और वेक्टर बी का परिमाण नीचे।
ठीक है। अगर इसको ऐसे तोड़ के नहीं लिखते तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दोनों का डॉट तो होना ही होना है, बट परिमाण उसका नीचे आएगा जिस पर कहेगा। बस इतना आप याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 वेक्टर दिए हैं। इन 3 वेक्टर्स को क्या क्या सिद्ध करना है, देखिए। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब होता है कि इन सभी के परिमाण एक एक हैं, ये है इसका मतलब। बस मोटे तौर पर ये समझो। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 लाना पड़ेगा, वेक्टर बी वेक्टर सी भी 0 लाना पड़ेगा, और वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए भी 0 लाना पड़ेगा। अगर ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो दोनों बात सिद्ध हो जाती है। बस अब आपको पता लग गया कि हमें करना क्या है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करेंगे तो रूट ये हो जाएगा 2/7। अगर इसकी अंदर गुणा तो करनी पड़ेगी अंदर पूरा, तो यहाँ जो x आएगा वो 2/7, फिर 3/7, फिर 6/7, ये हो जाएगा 4/49, 9/49, 36/49। और आप देखेंगे कि 49/49 आ जाएगा ये, तो इसका मतलब एक आ गया। ठीक, एक बात सिद्ध हो रही है। वेक्टर बी को देखिए, यहाँ 3/7 का स्क्वायर प्लस -6/7 का स्क्वायर और 2/7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/49, 36/49, 4/49, यानी कि 49/49 एक ही आएगा इसका भी मान। वेक्टर सी का परिमाण ये हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर, 2/7 का स्क्वायर और -3/7 का स्क्वायर। 6 का 36/49, 4/49, 9/49। इसमें बस माइनस का वर्ग जब करेंगे तो प्लस करेंगे, ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत बच्चे कर जाते हैं गलती कि माइनस रख देंगे, तो माइनस तो कभी होता नहीं ना, माइनस का वर्ग प्लस होता है। तो ये भी 49/49 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों के परिमाण हैं एक, तो ये सदिश मात्रक सदिश हैं। बस ये चीज हो गई, बहुत आसान सा, समझ में आया। बस तो फिर एक काम और करो, दूसरे नंबर पे अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट निकालो। वेक्टर ए रखो 1/7, 3i + 3j + 6k, इस प्रकार से, और ये 1/7, 3i - 6j + 2k, ये हुआ 1/7। 1/7 ये 2i है भाई, 3i लिखा गया था मेरे से। 1/7 1/7 की गुणा करेंगे 1/49, फिर 2 तिया 6, 3 6 के 18 माइनस के, 6 दूनी 12 प्लस के, तो देखो 12 6 18, यानी कि 18 - 18 ये आएगा 0। एक चीज़ क्लियर हो गई। फिर बी सी को देखो जरा, 1/7, 3i - 6j + 2k, और सी है 1/7, 6i + 2j - 3k, ये है 1/7। 1/7 की तो 149 बाहर ही रख लो, अंदर क्यों लेके जाना, परेशान होना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाती है। 3 6 के 18, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, तो देखो ये भी 18 - 18 यानी कि 0 ही आ जाएगा पूरा का पूरा। फिर सी और ए को लेके देखो, 1/7, 6i + 2j - 3k, और ए है 1/7, 2i + 3j + 6k। 1/7 1/7 की 149, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 6 के 18, तो ये भी आ गया 0। तो अतः वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, वेक्टर बी लंब है वेक्टर सी पर,
और वेक्टर सी लंब है वेक्टर ए पर। तीनों कंडीशन से, कौन सी कंडीशंस कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, वेक्टर सी वेक्टर ए इक्वल टू जीरो। तो तब तीनों कंडीशन से तीनों ही क्या होंगे, लंब होंगे। तो ये चीज़ हमने सिद्ध कर दी, ये सिद्ध करना था इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो जो दिया है पहले उसे नोट कर लेते हैं। ये दिया है, गुणा कर लेंगे, इसकी इसमें, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, इसकी इसमें। अब देखो ये हो जाएगा, और ये सूत्र भी देखो, एक प्रॉपर्टी आई थी, याद करो। ये प्रॉपर्टी कहाँ आई थी, इसको याद करो जरा। ये प्रॉपर्टी यहाँ आई थी, देखो ये रही, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी या डॉट वेक्टर ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग। तो ये लिख दिया हमने। फिर ये देखो दिस और दिस इक्वल टू होती हैं, दिस एंड दिस इक्वल होते हैं, तो इक्वल होंगे, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, देखो एक मल्टीपल में गलत हो गया, इसका मतलब दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस यहाँ माइनस आएगा, दिस इंटू दिस प्लस, ठीक है। तो देखो ये जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो जीरो आ गया। फिर इन दोनों का फिर वही वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ये जीरो कैसे आए, तो लिखो कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, है ना, इसलिए आपस में कट गए। अब फिर इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, देखो वो भी दिया है, 8 वेक्टर बी का परिमाण, स्क्वायर करेंगे पूरे का, माइनस बराबर 8, पूरे का स्क्वायर करेंगे 64 माइनस 8, 64 में से एक गया 63, और वेक्टर बी का स्क्वायर आएगा 8/63, या वेक्टर बी का परिमाण आ जाएगा √8/63। तो फिर वेक्टर ए भी आ जाएगा जो कि 8 वेक्टर बी है जो दिया है इसने, तो 8 और 8/√63। तो देखो दोनों वेक्टर्स के परिमाण आ गए, बहुत आसान सवाल बन गया। तो इसमें याद रखने वाली कौन सी बात थी, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ये तीन चीज याद रखनी थी बस, और कुछ नहीं है। और तो बाकी खैर दे रखा है, कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी समझो। इसका मान ज्ञात करना है, 3a का इसमें करेंगे, देखो 6, फिर 3a का साथ में करेंगे 21, इसका इसमें करेंगे -10, इसका इसमें करेंगे -35। ये क्या बन जाता है, तो देखो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इंटू करके जो भी डॉट करके आता है इसको परिमाण का वर्ग हो जाता है, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब 21 में से 10 गए, 11ab आप बोल सकते हैं, फिर -35, और इस पूरे की जगह आप लिख सकते हैं इसके परिमाण का वर्ग। तो चूंकि वैसे तो आंसर आ गया आपका, इससे ज़्यादा इसे करना ही नहीं है, आंसर हो चुका। बस थोड़ा सा ये लिख दो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, तब जाके हमने सीधा सीधा इसको घटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट पे चले। और अगर ये भी लिखना है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग, सेम ये भी हम, तो और अच्छा लगेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सदिश दिए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, परिमाण इनके समान है। परिमाण समान का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इनके बीच का कोण यानी कि जो थीटा है वो 60 डिग्री है, जिसको π/3 भी आप लिख सकते हैं। इनका अदिश गुणनफल
1/2 है, सॉरी 1/2 है। तो सारी चीज़ दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर पूछा क्या है, इनके परिमाण ज्ञात करने हैं, भले ही समान है लेकिन ज्ञात करने हैं। तो देखिए सूत्र लगाइए और सूत्र को लगाकर इनकी वैल्यू भरना शुरू कीजिए। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री या π/3 और इसका मान है 1/2। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इक्वल जैसा लिख दो इनको। इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसका फिर हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग जो आएगा वो इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग में और गुणा भाग गुणा में चली जाएगी, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब वेक्टर ए का जो परिमाण है वो वर्गमूल 1 यानी कि 1 आ गया। तो वेक्टर बी जो कि वेक्टर ए के परिमाण के इक्वल है वो भी 1 ही आ जाएगा। तो दोनों के परिमाण 1 ही आ गए। सिंपल, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ ज़्यादा इसमें समस्या नहीं रही। cos 60 का मान भी आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ। वेक्टर x माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12 है। तो वेक्टर x का परिमाण ज्ञात करना है। देखो वेक्टर x, फिर इसी को a में, फिर इसका, और फिर इन दोनों का माइनस बराबर 12। एक और चीज दी है, एक मात्रक सदिश है वेक्टर ए। तो देखो सारी चीज हमें पता है कि इसकी वैल्यू इसके परिमाण के वर्ग के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये भी हमें पता है क्योंकि जीरो कटना है, काट के जीरो लाना है। और ये भी ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो सारे मान भरो जरा। ये वेक्टर x का परिमाण प्लस इसकी जगह आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये वेक्टर a के परिमाण का वर्ग बराबर 12। तो भाई इससे तो इसे काट दो, और जो ये बचा इसका मान भी आप रख दो, क्योंकि इसका मान दिया है और ये चीज़ आप पहले ही लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसका परिमाण 1 है। क्यों है 1, ये भी चीज़ समझनी है। मात्रक सदिश कह रहा है ना इसके लिए, तो मात्रक सदिश का मतलब होता है कि उसका जो परिमाण है वो 1 होगा। तो भाई वेक्टर x का परिमाण का वर्ग बराबर 12 प्लस 1 13 आ जाएगा। और जब इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका परिमाण हमने ज्ञात कर दिया आसानी से, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं लग रही होगी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट पे अगली वीडियो में चलते हैं। ध्यान देना है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, इसलिए। तो भाई सारे सवाल करने हैं, कोई नहीं छोड़ना है, अपने आप से प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है, मन से तैयारी करनी है। अधूरी तैयारी बिल्कुल हमें नहीं करनी। इसलिए वीडियो को लाइक करते हो, अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।